हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें जो आपका पाठ्यक्रम चेंज हुआ है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, उसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। और उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपसे पार्ट 3 जो आपका है कि बंगाल की ब्रिटिश विजय के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कैसे शासन प्रशासन किया, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम ग्रामीण क्षेत्र पर जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने कैसे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, उसके बारे में जानेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था, है ना। मतलब जो बंगाल में कंपनी सामान खरीद रही थी उसका मूल्य दुगना क्यों हो गया था, यह जानने की वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें तो हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। बंगाल में कंपनी के लगान के आकलन और उसकी वसूली की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। उसकी कोशिश यही थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम कीमत पर सामान खरीदें, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो यदि हम इसकी बात करें, जो वस्तुओं का मूल्य था वो दुगना क्यों हो गया था, क्योंकि जो कर वसूलने की नीति थी किसकी, कंपनी की, वो नियमित नहीं थी। नियमित का मतलब ये कि हर महीने उनको कितना राजस्व की प्राप्ति होगी वह उन्हें पता नहीं था। कभी ज़्यादा हो जाती थी तो कभी कम। उसकी कोशिश यह थी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें। किसकी कोशिश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कम कीमत पर सामान खरीदें। इन कारणों से ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई थी। पहला कारण क्या था, क्योंकि लगान की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात यह कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहते थे। आया समझ? इसलिए मतलब 2 कारण आप बताना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे जो कंपनी का उद्देश्य था उसे हम उत्तर में देखते हैं। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके। किस लिए? नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति के लिए। साथ ही जमींदारों के द्वारा कृषि सुधार को भी किया जा सके। देखो, यदि जो स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि एक किसी व्यक्ति विशेष को बोल दिया कि आप 20 साल तक इसी में खेती करोगे, ठीक है। अब और उनके लिए जो लगान था वो निश्चित कर दिया कि 100 रुपये आपको देना है। अब वो व्यक्ति को पहले से पता है कि 100 रुपये देना है, तो वो क्या करेगा, उतने रुपये का कर उपजाएगा, मतलब उतने रुपये का खाद्यान्न उपजाएगा कि नहीं, खाद्यान्न उपजाएगा। उसके बाद यदि उससे ज़्यादा लागत उसे प्राप्त होती है तो वो कुछ पैसे कृषि सुधारों में लगाएगा, जैसे खेतों को बड़ा कर देगा, उर्वरक डालेगा, ये सब चीज़ करेगा। तो ये इसलिए स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। 2 कारण, पहला नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति के लिए, दूसरा कृषि सुधारों के लिए। आया समझ? बढ़े प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वह संकट में आ गई थी, तो उसका प्रभाव किसानों पर क्या पड़ा। मतलब संकट में आने का मतलब ये था कि जो आर्थिक गतिविधियां थी उनमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, यदि हम इसको उत्तर देखते हैं, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहला कारण क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो खेती चौपट हो गई। खेती चौपट हो जाएगी तो खाद्यान्न कम उपजेगा, खाद्यान्न कम उपजेगा तो किसानों को पैसे कम मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे तो वो लगान चुकाने में उन्हें परेशानी आएगी, लगान चुकाने में परेशानी आएगी, खाद्यान्न कम उपजेगा तो उन्हें मतलब भूखे रहने की नौबत आ जाएगी, और भूखे रहने की नौबत आ जाएगी तो उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल में जो अकाल आया था ना उस समय वो है। प्रश्न क्रमांक 4 की यदि हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछना चाह रहा है कि अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। जो अंग्रेज लोग थे वो विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसल उगाने को मजबूर करते थे भारतीय किसानों को। तो यदि हम उसके उत्तर की बात करें तो अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, क्योंकि काली मिट्टी है, मद्रास में चावल, इन सब फसलों को उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। मतलब यूरोप में कौन सी फसलें उग नहीं पाती हैं और उन्हें खाने के लिए किन फसलों की आवश्यकता होती है, उसी को ध्यान में रखकर वो भारत में फसल उग जाते थे ताकि उन्हें वहाँ बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें।
अगला प्रश्न है, आपसे अंतर पूछ रहा है। बच्चों अंतर को कभी भी ऐसा कॉलम बना के आप लिख सकते हैं, ये इसका सही तरीका होता है। यदि हम बात करें नील तथा वोट के पौधों में अंतर की, तो जो नील का पौधा है वह किस वातावरण में पाया जाता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मतलब होता है गर्म क्षेत्रों, जबकि जो वोट का पौधा था वो शीतोष्ण यानी ठंड वाले इलाकों में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है नील? तो भारत में पाया जाता है अधिकतर, जबकि जो वोट का है वो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी आदि में पाया जाता है। ये कहाँ के इलाके हैं सब? ये यूरोप के इलाके हैं। ठीक है, बन जाएगा। 2 अंतर पूछेगा तो लिख लोगे। इन्हें अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो आपकी वार्षिक परीक्षा है ना उसमें भी ये प्रश्न एज इट इज़ पूछे जाते हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके निज, पहला क्या था निज और दूसरा क्या था रैयती। अब देखो निज यानी ये निजता यानी प्राइवेसी की बात करता है, स्वयं की बात करता है। ठीक है, और रैयत, रैयत का मतलब इससे अलग होता है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। किसकी खेती में? निज खेती में। जो निज खेती का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए आपके घर में यदि खेती है और आप स्वयं कर रहे हैं तो वो निज खेती के अंतर्गत आएगी। लेकिन आपके पास यदि खेती हो और वो कोई और कर रहा हो, है ना, या किसी और की खेती आप कर रहे हो, तो वो रैयती के अंतर्गत आएगी। जबकि रैयती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। आया समझ? हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि नील के व्यापार बढ़ाने के लिए, जो नील का व्यापार वहाँ बंगाल में होता था, उसके लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार का कार्य करने लगे? कौन कौन अफसर और व्यावसायिक एजेंट? तो बच्चों इसका व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। पहला, नील के उत्पादन में पैसा लगाना। ठीक है, मतलब नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए उन्होंने नौकरियां छोड़ दी थी और पूरा ध्यान किस में लगा दिया था? नील के कारोबार में। और तीसरा, बहुत सारे एजेंटों ने भारत में आकर नील के बागान लगा लिए थे। यानी जो इंग्लैंड है ना, वहाँ से बहुत सारे एजेंट लोग आए। ठीक है, और उन्होंने नील के बागान कहाँ लगा लिए? भारत में लगा ली, ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। आया समझ? प्रश्न क्रमांक 8 की यदि हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी बच्चों? किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित मुख्य समस्याएं आ रही थी। पहला, यह खेती अत्यंत दमनात्मक थी। दमनात्मक का मतलब शोषणकारी, मतलब आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है। दूसरा, किसानों को इस खेती में लाभ की बजाय हानि उठाना पड़ रहा था, जिससे वह कर्ज के दुष्चक्र में फंस रहे थे। किसके दुष्चक्र में फंस रहे थे बच्चों? कर्ज के दुष्चक्र में। ठीक है, आया समझ? मतलब उन्हें नील की खेती करने के लिए जो साहूकार लोग रहते थे ना, उनसे कर्ज लेना पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ पढ़ते हैं। बंगाल में रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? ये प्रश्न पूछता है आपसे। इसका उत्तर हो जाएगा, बंगाल के रैयतों ने नील का विद्रोह 1859 में किया। इसके तहत इन्होंने नील की खेती व कर देने से मना करने के साथ साथ बागान मालिकों के खिलाफ हथियार भी उठा लिए। पहली बात कब किया? तो 1859 में किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है कैसे किया? तो नील की खेती करने से मना कर दिया, पहला पॉइंट। कर देने से मना किया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, हथियार उठा लिया। बन जाएगा, हो गया याद। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? ठीक है, जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1919 में, वो किस बात को लेकर हुई थी? तो महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने बुलाया था। किस व्यक्ति ने? राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने। नील किसानों की दुर्दशा व परेशानी को देखने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। क्यों की थी? क्योंकि नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा व परेशानी अत्यंत दयनीय थी। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, वो अपना गुजारा बसर भी नहीं कर पाते थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर में कुछ और सुधार करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करें। और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।